एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अगर इसका फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? LASER। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है? तो किसका अगर विश्वास खो दे मंत्रिपरिषद तो उनको त्याग पत्र देना होगा। तो कौन है वो है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का अगर विश्वास खो दे तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा सामूहिक रूप से, ठीक है, क्योंकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह यानी कठोर सतह वाला नहीं है? देखो, दो ग्रह को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। यानी एक को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और एक को बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, ठीक है, या जोवियन प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो है जो पृथ्वी के आसपास का है, इसको हम लोग इसलिए पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। और जोवियन प्लैनेट वो है जो जुपिटर के बाद से है, क्योंकि जुपिटर को जोवियन ग्रह कहा जाता था, उसका पूरा नाम जो है एक नाम जोवियन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पार्थिव ग्रह नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के आसपास के 4 ग्रह कौन कौन से हैं जिसको हम लोग पार्थिव ग्रह बोल सकते हैं, यानी बृहस्पति से पहले का ग्रह, ठीक है। तो उसमें से आपका क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा, यानी मरकरी आ गया, वेनस आ गया, ठीक है, उसके बाद अर्थ आ गया और मार्स आ गया। ये 4 ग्रह जो हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हो गया है। देखो यहाँ पे 2 ऐसे आंसर्स हैं जो आपका सही हो सकता है। देखो क्वेश्चन गलत हो जाए टेंशन नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आंसर हैं जो हो सकते हैं, ठीक है, जो सही शनि और बृहस्पति। अच्छा, शनि को यहाँ पे शुक्र के जगह शनि पे डाल दिया गया है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। दोनों में से जो भी आप लोगों ने मारा है दोनों में से दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या पार्थिव ग्रह है कौन कौन सा? बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी, ठीक है, यही 4 ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1957 यानी 1957 में, ठीक है। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था या थी? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी, वो थी मैडम भिखाजी कामा, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? कोई मुझे बता सकते हो? राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने कहाँ फहराया था पहली बार और कब फहराया था? तो इन्होंने अपना पहला झंडा जो फहराया था विदेशी भूमि पर फहराया था और स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था, ठीक है। और ये सब हुआ कब था? 1907 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जानते हैं? रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट क्या है? यह है WBC। क्या है? WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। एरिथ्रोसाइट क्या है? यह है RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आजाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई? आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई, ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जापान देश की राष्ट्रीय पशु है। तो जापान देश की राष्ट्रीय पशु क्या है? यह है आइबिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो सूर्य के प्रभाव से या सूर्य किरण या सूर्य की रोशनी से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलियोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है, गुलाब दिवस मनाया जाता है। गुलाब दिवस, वैलेंटाइन डे वालों जल्दी बताओ,
गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग है जम्मू में। कहाँ है निशांत बाग? जम्मू में। ठीक है, और निशांत बाग को बनवाया किसने है? कोई मुझे कमेंट में बताओ, निशांत बाग को किसने बनवाया है? तो इसको बनवाया गया था नूरजहां के भाई आसिफ खां के द्वारा। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनको लगता है किसी राजा ने बनवाया होगा, किसी बादशाह ने बनवाया होगा, लेकिन ये आसिफ खां के द्वारा बनवाया गया था जो नूरजहां का भाई था। और है कहाँ निशांत बाग? जम्मू कश्मीर में डल झील के पास है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? किसी रोलिंग प्लान की सबसे जो बढ़िया व्यवस्था आप बोल सकते हो उसकी विशेषता है वो है लोचनशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, रोलिंग प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक अवतल लेंस बीम का प्रतिबिंब बनाती है। एक अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा बनेगा? ये बनेगा आभासी, सीधा और ह्रासित यानी छोटा, डिमिनिश। ठीक है, कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? बाबुल मक्का किसको कहा जाता था? ये कहा जाता है सूरत के बंदरगाह को, क्योंकि यहाँ से बाबुल के लिए रास्ता खुलता था और यहाँ से डायरेक्ट बाबुल के लिए आपको अगर बाबुल जाना है तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा, इसीलिए बाबुल का द्वार कहा जाता था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? तो भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट। इसका गठन 1750 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस स्थित है यूएसए यानी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक योजना का अभिप्राय क्या है? आर्थिक योजना का अभिप्राय क्या है? यह है स्रोत विनियोजन। एक्चुअली में ये होता क्या है, देखो आर्थिक योजना का मेन लक्ष्य जो है वो है कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उसको किस तरह से इकोनॉमी को और डेवलप करने में आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, यही हुआ, जो भी स्रोत है उसका किस तरह से विनियोजन कर सकते हैं हम लोग, वही होता है आर्थिक योजना। और भारत में 1950 में इसकी शुरुआत हुई, योजना आयोग का गठन इसीलिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं? यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? मानव रहित का बात किया जा रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। ठीक है, तो प्रथम मानव रहित कौन सा था? ये था लूना 16। ठीक है, और मानव सहित अगर बोलेगा तो हो जाएगा अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? यह प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ, जल्दी से बताओ। सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ जल्दी से कोई। मोमेंटम यानी संवेग का फॉर्मूला तो क्या होता है? ये होता है P = mv। तो यहाँ से v क्या हो गया? v से डायरेक्ट रिलेशन हो गया p का, यानी जो चेंजेस v में होगा वही p यानी संवेग में भी होगा। तो v आधा हो रहा है, संवेग उसका या मोमेंटम भी आपका आधा हो जाएगा। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम मिक्स कर दें तो इसको क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। तो इसको कहा जाता है जल गैस या वाटर गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओलीव की शाखा किसका प्रतीक है? ओलीव की शाखा आप जानते हो 2 ब्रांच इस तरह से यूज किया जाता है ओलीव का। ठीक है, वो किसका प्रतीक है? तो वह शांति का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा है परिवार नियोजन, इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है लाल त्रिकोण। क्या होता है? लाल त्रिकोण। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा है सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक क्या है? किसी को पता है? ये होता है लोटस। ठीक है, लोटस होता है सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक यानी कमल। इसके बाद आपका संधि समर्पण, तो यह संधि समर्पण का प्रतीक क्या होता है? संधि समर्पण यानी आपने युद्ध में अब लड़ना छोड़ के आपने ये फैसला किया है कि आप समझौता करोगे, इसके लिए फ्लैग यूज किया जाता है व्हाइट कलर का। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? व्हाइट फ्लैग। क्लियर है? ये सारे याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है। घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है किसी सेल का विभवांतर बल मापा जाता है। किसी सेल का विभवांतर बल यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर मापना हो आपको तो आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो विभव मापी या वोल्टमीटर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है और कहाँ की जलधारा है, मैंने बताया हुआ है, जल्दी से आंसर करो। आपको आज उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़कर सीखना है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, कहाँ की, अटलांटिक महासागर की, ठीक है। लेकिन आज का आपका क्वेश्चन है, यह कहाँ से निकलती है, जल्दी बताओ कहाँ से निकलती है। यह निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था। आसान सा क्वेश्चन है, यह है 326 ईसा पूर्व, ठीक है। और इस वक्त का जो समकालीन भारतीय राजा था वो कौन था, जल्दी बताओ। ये आसान सा क्वेश्चन है, कौन था वो, जल्दी से बताओ कमेंट में मुझे। तो बिल्कुल सही, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था भारत में जो राजा था वह था घनानंद, ठीक है। घनानंद कौन था, यह था महापद्मानंद है उनका बेटा, तो वो उस वक्त का शासक यही था। तो इसके समकालीन आपसे पूछा जाता है, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली का मुख्य स्रोत क्या है, ये इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, उत्तर मेरूर अभिलेख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दमन और दीव के मध्य स्थित है। दमन और दीव के मध्य कौन सा स्थित है, जो भी आपके 4 ऑप्शंस में से है आपको वो बताना है। कौन स्थित है, ये स्थित है खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है। सेंट जॉर्ज द्वीप कहाँ स्थित है, यह वास्को डिगामा के पास स्थित है। और वास्को डिगामा कहाँ है, वास्को डिगामा भी एक आइलैंड है जो गोवा के पास है, ठीक है। तो सेंट जॉर्ज द्वीप भी वहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताओ। ये पाया जाता है थायराइड ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है, तो यह होता है 1852 मीटर के बराबर। कितने मीटर के बराबर, 1852 मीटर के बराबर। और नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का इकाई है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, ये थी नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर किस पर लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर किस पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है कंपनियों की आमदनी पर। किस पर लगाया जाता है, कंपनियों की आमदनी पर, ठीक है। और इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है या केंद्र, तो इसको केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है योजना में कोर सेक्टर से आशय है। योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है, तो योजना में कोर सेक्टर से आशय है चयनित आधार्य उद्योग। कोर सेक्टर देखो, इसको बेसिक जो भी आपके इंडस्ट्रीज है ना उसको हम लोग कोर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो है वह 8 सेक्टर आता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, ठीक है, सीमेंट हो गया, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो टोटल 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कोर सेक्टर के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये आपको बताना है। किसका था ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था बहादुर शाह जफर का। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको बताना है। क्या है, तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला क्वेश्चन है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो मक्खी के लार्वा को हम लोग कहते हैं मैगेट, ठीक है। क्या कहते हैं मक्खी के लार्वा को, मैगेट। यहाँ से 2-3 चीजें आपको और याद रखना है। देखो यहाँ तो आपको दिया हुआ है टेडपोल, तो जानते हो टेडपोल किसके लार्वा को कहते हैं, ये कहते हैं मेंढक के लार्वा को, ठीक है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मच्छर के लार्वा को, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मच्छर के लार्वा को क्या कहते हैं, मच्छर के लार्वा को रिगलर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिगलर। और एक यहाँ पे इमेगो आपको दिख रहा है, ये इमेगो क्या है, ये एडल्ट मच्छर को कहते हैं, ठीक है। ये है एडल्ट मच्छर और लार्वा को क्या कहते हैं, रेगुलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थगन प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशन का उद्देश्य होता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से, जल्दी बताओ क्या क्या है ऑप्शंस। बजट में कटौती का सुझाव देना, किसी प्रस्ताव पर सदन का स्वीकृति चाहना, तीसरा है सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना।
आपका सही आंसर यही है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि जो कुछ ऐसा मैटर हो जो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इसमें कम से कम 50 सदस्यों का स्वीकृति पहले से होना चाहिए, और ये जनरली लाया जाता है 4 बजे शाम में। ठीक है, कब लाया जाता है? 4 बजे शाम में, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी किसको कहा जाता है? ब्लू चिप कंपनी, तो ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाला राग है? रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाला राग कौन सा है? कौन सा है ये है आपका राग भोपाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई? ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई? जल्दी बताओ, कब से शुरू हुई? ये हुई 1900 ईस्वी से। 1900 ईस्वी से ये आपका 1900 ईस्वी में आपका द्वितीय ओलंपिक था। आपको पता है कि ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक हम लोग अभी जानते हैं, ये 1896 ईस्वी में चालू हुआ। ये आपका दूसरा ओलंपिक था 1900 वाला, और इसमें महिलाओं का भागीदारी जो है वह चालू हुआ। अगला क्वेश्चन है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है संकट का। किसका प्रतीक है? संकट का। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पोडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि को पोडू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट धारा किस समुद्र के किस तट के निकट प्रवाहित होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हम्बोल्ट के बारे में जल्दी बताओ। यहाँ पे दो चीज़ों को मर्ज करके एक साथ क्वेश्चन में डाला हुआ है, आपको आंसर करना है। हम्बोल्ट धारा के बारे में आपका क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। तो आपका सही आंसर है वह है प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के पास बहने वाली धारा है हम्बोल्ट जलधारा। अच्छा, हम्बोल्ट कैसी जलधारा है, गर्म या ठंडा? तो हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, यानी कोल्ड करंट है। ठीक है, और कहाँ की? प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के निकट बहने वाली जलधारा। अगला क्वेश्चन है, चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त हुई है? चोल के बारे में आपको कहाँ से प्राप्त होती है जानकारी, किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो ये होती है अष्टाध्यायी से। ठीक है, और अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने। यहाँ से हमें चोल के बारे में पता चलता है। ये एक आपका संस्कृत व्याकरण बुक है। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? जल्दी बताओ। तो ये रहने वाला था इटली का। ठीक है, और मार्को पोलो भारत किसके काल में आया था? कोई बता सकते हो? तो ये पांड्य के टाइम में आया था। ठीक है, पांड्यों के समय में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? किसने नष्ट किया था? ये क्या किया था? सुल्तान महमूद के द्वारा। ठीक है, सुल्तान महमूद या महमूद गजनवी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, इन्होंने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पे और इसको नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो देखो, कभी कभी आपको नाम दिया रहता है, कभी कभी इसका सिंबल दिया रहता है। तो इसका क्या है? O3, ओजोन का रिप्रेजेंटेशन होता है O3 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, जल्दी से आंसर करो। कौन सी मिट्टी है वो? बिल्कुल सही, वो है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये था तात्या टोपे का मूल नाम। अच्छा, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? नाना साहेब के साथ तात्या टोपे लड़ता था, तो आप बताओ नाना साहेब का मूल नाम क्या था? कोई मुझे कमेंट में बताओ जल्दी, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था धोंदू पंत।
क्या नाम था? धोंदू पंत। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है ये था नाना साहेब का मूल नाम। ठीक है, और रामतेनु पांडे ये कौन था? रामतेनु पांडे था तानसेन। ठीक है, इनका मूल नाम था रामतेनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कौन सा एक भारतीय किया गया था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्यों किया गया था इनको बर्खास्त? तो आयु संबंधी कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, इसीलिए इनको सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से आपको याद रखना है इनको एक टाइटल भी दिया गया था। कौन सा टाइटल है इनका? तो बेताज बादशाह। इनको बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून किसमें है? ये आपके 10वीं अनुसूची में। देखो 12 अनुसूची है, सबका फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए किस अनुसूची में क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन सी जहाजरानी नहर जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कील नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, एलिफेंट पास, तो ये श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये एड्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? ये संबंधित है संतूर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। आत्मकथा कौन सी है इनमें से जो खुद के द्वारा लिखा गया बुक है? जल्दी बताओ कौन सी है वो? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पातशाहनामा और बाबरनामा। तो आपको पता है कि बाबर ने अपना बुक खुद से लिखा था। ठीक है, तो बाबरनामा इसमें से आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघ को डैश नाम दिया गया है? संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? संविधान में संघ को इंडिया अर्थात भारत या इंडिया या भारत नाम दिया गया है। हिंदुस्तान का चर्चा उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है? पुलिस है, भू राजस्व है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन ये नहीं है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यह केंद्र का विषय है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत आपने पढ़ा है, जल्दी बताओ कौन सा उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? हेमचंद्र को किसके दरबार में संरक्षण मिला था? जय सिंह, सिद्धराज या कुमारपाल? तो आपका सही आंसर है दोनों। ठीक है, दोनों के काल में हेमचंद्र को संरक्षण मिला था और ये जैन धर्मगुरु थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? तो यह आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब की गई थी? CSO की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। कब की गई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, टी स्केल पर निम्न में किसका मापन किया जाता है? टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? ये किया जाता है चक्रवाती की शक्ति यानी चक्रवात की शक्ति का। ठीक है, साइक्लोन्स जो आता है उसके पावर को टी स्केल पे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? एंटीलीज का मोती, इस उपनाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है क्यूबा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 या 24 × 10⁻23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कौन सा देश है? यह है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो यह है सबसे नीचे, जो प्रतीक चिन्ह है उस पर सबसे नीचे अंकित है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध थी?
उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध थी? उमा देवी टुनटुन के नाम से प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है? तो मुझे सही आंसर मिल गया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है देश में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी देश के बीच चलाई गई थी। पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? यह मुंबई से मझगांव चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है H2SO4 को। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सैंदव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? कौन सा वो पशु है? आसान सा क्वेश्चन है, वो है बैल। ठीक है। अच्छा, एक पशु जो नहीं मिला है वो कौन सा है? वो है आपका गाय। अगला क्वेश्चन है संगम काल में मनरम कहते हैं। संगम काल में मनरम किसको कहते थे? किसको कहते थे मनरम? तो ये थी राजा की एक सभा। ठीक है, राजा की सभा को मनरम कहा जाता था संगम काल में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। कितनी होती है? 29। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में उत्पादकता सबसे अधिक है? तो कौन सा वो क्षेत्र है? वो क्षेत्र है आपका परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो यह है आपका अमेरिका। अमेरिका में प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी सबसे पहले शुरू हुई, इसलिए प्रजातंत्र का घर अमेरिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है? भारत की सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित जो भी आपके 4 ऑप्शंस में से इसमें से आपको बताना है कि सबसे उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है। तो यहाँ पे देखो इंदिरा पॉइंट, केप कमोरिन, रेड क्लिफ सीमा या इंदिरा कॉल। तो आप देखोगे अगर सबसे उत्तर में तो आपको इंदिरा कॉल मिलेगा, और इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर में है। तो आप इसको अगर भारत का मैप अगर लो तो यहाँ पे आपका मिलेगा और इसको आप उत्तर पश्चिम बोल सकते हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? हॉकी का स्वर्ण पदक भारत के द्वारा 1928 ईस्वी में जीता गया था। और आपको पता होना चाहिए इसी वर्ष ओलंपिक खेलों में हॉकी, भारतीय हॉकी शामिल हुआ था और पहली ही बार में 1928 ईस्वी में क्या जीत लिया था? स्वर्ण पदक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सर्वप्रथम पोटीन मुद्राओं को जारी किया? पोटीन मुद्राओं को जारी करने वाला प्रथम कौन सा काल था? पोटीन मुद्रा जल्दी बताओ किसने किया था? ये क्या गया था? सातवाहनों के द्वारा। कैसी मुद्रा है ये पोटीन मुद्रा? तो देखो पोटीन मुद्रा एक तरह का शीशा का बना हुआ मुद्रा था। ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शीशे का मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाया? तो शीशे का मुद्रा सर्वप्रथम सातवाहनों ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है एलोरा का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था? एलोरा का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर जल्दी बताओ किसने बनवाया था ये? तो ये बनवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है ओपेक का गठन 1960 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ओपेक का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? ये हुआ था बगदाद में। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है
क्योंकि ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। लेकिन इसका गठन बगदाद में हुआ था, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वियना मार देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका गठन 1960 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। और फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो थे 5, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये 5 जो हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लेकिन अभी वर्तमान में टोटल इसमें 13 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये होता है ओपेक का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, 2 प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो सेकेंडरी कलर का बात किया जा रहा है, जो हरा और नीला को मिलाने से आपका बनेगा वो आपको बताना है। जल्दी बताओ कौन सा रंग बनता है। तो वो बनता है आपका पीकॉक नीला, ठीक है। हरा और नीला जब आप मिलाओगे तो। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। कौन बुलाता है, वो है राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ये आप सभी जानते हो। अब मुझे अनुच्छेद जल्दी से बताओ, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो वो है 108, ठीक है। अच्छा, 1-2 बात और मुझे बताओ, लोकसभा का अनुच्छेद क्या है। लोकसभा का अनुच्छेद क्या है, तो लोकसभा का अनुच्छेद है 81। राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है, राज्यसभा का अनुच्छेद है 80। और संसद का अनुच्छेद क्या है, संसद का अनुच्छेद है 79। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैनवेट का संबंध किससे है। सैनवेट का संबंध किससे है, तो सैनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है। रेलवे सुरक्षा का बल का नाम बदल दिया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, और इसके बाद रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक है। तो मलप्पुरम किस राज्य का एक शहर है जो विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, किसके अनुसार, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार। तो यह है केरल का एक शहर। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ स्थित है, ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, जल्दी बताओ कहाँ का था, ये था फ्रांस का निवासी। अगला क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोम स्थित है टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो डबल फॉल्ट लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लाल शीशा यानी रेड लेड को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है। तो रेड लेड को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। तो भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, तो वो है आपका छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निष्णात विद्वान था, यानी बहुत बड़ा विद्वान था संस्कृत का, लेकिन वह था क्या, एक मुस्लिम लेखक। तो कौन था वो था अल बरूनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था किस देश की थी। जॉन ऑफ आर्क किस देश की थी, तो किस देश की थी, ये थी फ्रांस की, और अंग्रेजों ने इनको जिंदा जला दिया था। अगला क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है, तो ये है श्याम बेनेगल, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके सेट में आया, ठीक है। आई होप कि आज का भी सेट आपको पर डे की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। और कल हम लोग फिर से मिलते हैं एक और सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।